हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम आपके पास पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। एनसीईआरटी की 11वीं की बुक का आपके पास ये 9वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर जो आपके पास है वो बाइनोमियल अपवर्स थ्योरम था, और हम पढ़ रहे हैं आपके पास 9वां यानी अनुक्रम और श्रेणी। सीक्वेंस एंड सीरीज तो आपके पास हमने इससे पहले भी आपके पास 10th में अनुक्रम के बारे में आपके पास पढ़ा है। ये आपके पास हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी, अब श्रेणी हमने पढ़ा था आपके पास। तो दो चीज़ आपके पास हैं, एक तो श्रेणी है और एक है श्रेणी। आपके पास पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है अनुक्रम, कि अनुक्रम क्या है उसको समझना है हमको। फिर अनुक्रम से हम क्या बनाएंगे, सीरीज भी बनाएंगे और प्रोग्रेशन भी। प्रोग्रेशन जैसे हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने पढ़ा था 10th में आपके पास समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस बार हमको वो दोबारा पढ़ना है, यानी एपी को दोबारा पढ़ना। और उसके अलावा एक और आपके पास प्रोग्रेशन आएगा, जिसे कहते हैं आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी आपके पास एक तो हमको समांतर श्रेणी पढ़नी है आपके पास बार, और साथ में आपके पास हमको पढ़ना है इसमें गुणोत्तर श्रेणी भी, ठीक है। तो उससे पहले हम आपके पास बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? पहला टॉपिक है सीक्वेंस। अनुक्रम, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। तो सबसे पहले अनुक्रम की बात करें तो ये आपके पास संख्याओं को क्या करते हैं, कुछ संख्याओं को हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसके अंतर्गत हम कुछ संख्याओं को किसी नियम के अंतर्गत क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। वो कहलाता है आपके पास सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपके पास हम जो आपके पास संख्याएं व्यवस्थित कर रहे हैं वो संख्याएं कहलाती है उस अनुक्रम का क्या, पद कहलाती है, यानी टर्म्स कहलाती हैं बस, ठीक है। और अगर हम बात करें फंक्शन के रूप में, क्योंकि हमने फलन पढ़ लिया है, तो फलन आपके पास के अनुसार अगर हम अनुक्रम की परिभाषा की बात करें तो अनुक्रम क्या है, एक फंक्शन आपको, यानी सीक्वेंस क्या है, इट इज़ अ फंक्शन। तो एक आपके पास क्या फंक्शन है, तो इसका प्रांत भी होगा, तो इसका डोमेन यानी फंक्शन एफ। ये एक क्या है, फलन होता है जिसका प्रांत होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम बात कर रहे हैं अनुक्रम की, तो अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत या तो n यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय होगा, या और सबसेट ऑफ n, या तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा या सबसेट ऑफ n। मतलब कि आपके पास उसका कोई उपसमुच्चय आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपके पास उपसमुच्चय मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए के तक कोई भी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सीक्वेंस की डेफिनेशन प्रांत पर वो फलन पर आधारित है, ठीक है। तो अब डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन अगर अगर डोमेन एन ले लिया हमने तो वो अपरिमित होता है, तो पूरा सीक्वेंस भी क्या कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा। और जैसे मैंने कहा एन, आपके पास आपको मालूम है एन होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हुए इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्योंकि आपके पास कैसा है, ये आपके पास इनफाइनाइट आपके पास होता है, यानी अपरिमित है। एन तो मालूम है आपको अपरिमित है, और आपका उसका उपसमुच्चय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनाइट, मतलब परिमित। तो आपके पास सीक्वेंस परिमित भी हो सकता है, इस केस में परिमित है, और इस केस में क्या है, अपरिमित, मतलब आपके पास इनफाइनाइट है। इसे कहते हैं अपरिमित। इस टाइम पर जो हमें अनुक्रम प्राप्त होगा वो अपरिमित होगा, जबकि इस केस में क्या मिलेगा, हमें एक परिमित आपके पास अनुक्रम प्राप्त होता है। तो हम जब बात करते हैं अनुक्रम की, तो हम सिंपली, हम जब कोई हमसे पूछता है कि अनुक्रम क्या है, तो हम कहेंगे संख्याओं का वो समुच्चय जिसमें अवयवों को निश्चित क्रम में, जिसका निश्चित क्रम हो और वे किसी ना किसी नियम के अंतर्गत हो, तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो अगर हम हिंदी में क्या डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हो जाएगी संख्याओं संख्याओं का वह समुच्चय जिसमें या जिसके जिसके अवयव, अबे समुच्चय तो उसमें अवयव तो होने वाले हैं, अवयवों का निश्चित क्रम हो, निश्चित क्रम हो।
ठीक है, क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उस जो उसके अंतर्गत, उस समुच्चय के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं उनका कोई निश्चित क्रम हो, और वो किसी ना किसी, और वो किसी ना किसी नियम के अंतर्गत हो। नियम के अंतर्गत। अब थोड़ा ध्यान देना कि उनका एक निश्चित क्रम तो होना ही चाहिए, पर वो क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, किसी नियम के अंतर्गत होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है आपके पास, तो वो समुच्चय, समुच्चय आपके पास अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, मैंने एक अनुक्रम ले लिया आपके पास, देखें 1 3 5 7 9 11 और ऐसे चलते हुए। अगर मैं बात करूं तो क्या है, विषम संख्याओं का अनुक्रम आपके पास, यानी ये आपके पास है सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ऑड इंटीजर्स भी कह सकते हैं आपके पास। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो गया सीक्वेंस किसका है, ऑड नंबर्स का आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास एक अनुक्रम। अब देखो ये जो आपके पास संख्याएं मिल रही हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, इसमें देखिए प्रत्येक अंक जो आपके पास, जो मैंने ये जो आपके पास संख्याओं का समुच्चय के रूप में लिखा है, इस एक निश्चित क्रम में आपके पास है, और किसी न किसी नियम में। नियम क्या है कि हमको ऑड नंबर्स का सीक्वेंस बनाना, तो ऑड नंबर यही होते हैं आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। ऐसे ही मैंने कहा आपके पास 1 4 9 16 25 फिर 36, ये मैंने बना दिया। अब ये क्या है, ये आपके पास सीक्वेंस क्या है, स्क्वायर्स के है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वर्गों का आपके पास। पर मैंने इसको जानबूझ के, देखो सीक्वेंस ऑफ, ये सीक्वेंस है ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, जो पहले 6 प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का सीक्वेंस है। तो ये आपके पास इस केस में देखो, ये तो कहला रहा है आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस केस में ये आपके पास कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो अपरिमित है, जबकि इस वाले में आपको ये जो सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस है पर ये कैसा है, फाइनाइट है। ये फाइनाइट यानी परिमित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास अवयवों की संख्या क्या कोई निश्चित हो गई कि 6 अवयव हैं आपके पास केवल इस सीक्वेंस में, जबकि इसमें क्या है, संख्याएं क्या है, निश्चित नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसलिए कह रहे हैं फाइनाइट सीक्वेंस। तो सिंपल सा आपके पास टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया आपके पास, सीक्वेंस का अर्थ आपके पास है कि संख्याओं का वो समुच्चय जिसके अंतर्गत हम अवयवों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और वो किसी न किसी नियम के अंतर्गत हम उस व्यवस्था को बनाते हैं। ठीक, तो वो आपके पास समुच्चय क्या कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है या सीक्वेंस कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये है आपके पास सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन आपके पास। तो हमने आपके पास जो डेफिनेशन पढ़ी उसको मैं जरा थोड़ा और बस करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, किसी नियम के अनुसार किसी खास क्रम में संख्याओं के संकलन, मतलब अरे वो जब अरेंजमेंट होगा, को अनुक्रम कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है अनुक्रम की। जब हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं को किसी नियम के अनुसार क्या करते हैं, किसी समुच्चय किसी को ये व्यवस्थित करते हैं, तो वो आपके पास जो आपके पास क्रम होगा, विशेष क्रम, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक, ये प्रकार से। और आगे देखो, ये संख्याएं उस क्रम की कहलाते हैं, पद कहलाती हैं, यानी टर्म्स कहलाते हैं। तो पास देखो जो नंबर्स आपके पास हैं, नंबर्स ये आपके पास संख्याएं, जो आपके पास संख्याएं होंगी, जो आपके पास संख्याएं प्राप्त होती हैं, क्या कहलाएंगी, ये आपके पास कहलाती हैं अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ध्यान देना, जो संख्याएं हमारे पास उस अनुक्रम में व्यवस्थित हो रही है ना, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अनुक्रम के पद कहलाते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है आपके पास T1 T2 T3 आपके पास इस प्रकार से Tn तक आपके पास। ठीक है, तो आपके पास डिनोटेड बाय, मतलब उन्हें आपके पास हम किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में डिनोट करेंगे, वो पास होता है T1
T2 T3 और ऐसे चलते हुए इस प्रकार से आपके पास उसका अनुक्रम के पद कहलाते हैं। और इसमें जो nवां पद होता है nth टर्म, यानी nवां पद, nवां पद कहलाता है आपके पास व्यापक पद। क्या कहलाता है? व्यापक पद, या जिसे जनरल टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? जनरल टर्म। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या कहलाता है? जनरल टर्म कहलाता है आपके पास, जिसे हम Tn के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। या आपने आपके पास 10th में जब हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी पर, तो श्रेणी में आपके पास वही था आपके पास, जिसमें हम An या Tn के द्वारा उसका व्यापक पद द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है सिंपल सा अनुक्रम। तो अनुक्रम के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपके पास कहीं पर अनुक्रम का व्यापक पद दे दिया जाए तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? उस अनुक्रम का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके पास अनुक्रम। अब अनुक्रम के बाद हमने अनुक्रम में पढ़ा, आपके पास कुछ अनुक्रम हमने पहले पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपके पास इस अनुक्रम के बाद आपके पास, जैसे एग्जाम्पल में नंबर था आपके पास AP, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ये आपके पास। अब इसकी बात करता हूँ मैं AP की। तो समांतर श्रेणी में आपके पढ़ चुका है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं। अब ये श्रेणी मतलब आपके पास इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन, और एक और हम पढ़ेंगे इस बार GP कहते हैं उसको, GP यानी आपके पास गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास दो प्रोग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं इस साल। ये हमने 10th में भी पढ़ा है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन की बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या है? विशेष प्रकार का अनुक्रम ही है आपके पास। हम बात करें प्रोग्रेशन की, इंग्लिश में प्रोग्रेशन या हिंदी में श्रेणी। तो श्रेणी आपके पास है, तो यानी समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं आपके पास। तो हम बात करते हैं कि श्रेणी होती क्या। हमने अनुक्रम तो पढ़ लिया कि भाई उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट करते हैं हम। ठीक, हम बात करें कि ये आपके पास अनुक्रम के बाद हम थोड़ा सा आपके पास कुछ और पढ़ रहे हैं, वो आपके पास है श्रेणी। तो श्रेणी क्या आपके पास में, देखो, यदि किसी अनुक्रम में, ध्यान सुना आपके पास, यदि अनुक्रम में पिछला जो अब यदि आपके पास अगला पद पिछले पद से एक खास राशि जोड़ने या गुणाकर कर या घटाकर प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं आपके पास? प्रोग्रेशन कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपने पढ़ा था जैसे आपके पास अनुक्रम में यदि पिछला पद जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है ना, वो कह रहा है पिछले पद से क्या खास राशि को जोड़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो AP को मैंने रिपीट किया, A1 A2 A3 A4 ऐसे चलते हुए AN, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैंने कहा ये AP है, तो AP में आपके पास क्या होता है कि जो पद है आपके पास, उसको हम क्या करते हैं? पिछले पद से जोड़कर कुछ खास राशि को जोड़ कर करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या है, यदि अगला पद पिछले पद से खास राशि को जोड़ने पर, यहाँ पर एडिशन क्या रहता है? एडिशन ऑफ सम क्वांटिटी या टर्म। कुछ खास पद को जोड़कर हमको क्या प्राप्त होता है? अगला पद प्राप्त। मतलब जैसे A2 है तो A1 में हम जोड़ते हैं D, ये हमको पढ़ा है। या फिर A3 है तो हम क्या करते हैं? A2 में जोड़ते हैं D। ये खास राशि जिसे हमने बाद में पढ़ा था आपके पास कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ा था? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर था जिसे हम निरूपित करते हैं D के द्वारा। किसके द्वारा? D, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पर हम क्या है, कुछ खास राशि को जोड़ रहे हैं, तो वो अनुक्रम उस टाइम पर जिसमें सर्वांतर होता है क्या कहलाता है? यानी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ऐसा अनुक्रम, देखो जब हम बात करते हैं AP की, तो AP क्या है? एक अनुक्रम ही है। अनुक्रम तो है, पर उसमें आपके पास है क्या? इसमें विशेष क्या है? एक विशेष राशि है जो क्या है, उनके बीच क्या करती है? प्रत्येक पद के मध्य एक विशेष राशि का जो अंतर होता है वो बना होता है आपके पास, जिसे हम कहते हैं सर्वांतर बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमने AP पढ़ी थी तो ये प्रोग्रेशन है किस प्रकार का? इस मतलब बस हमको श्रेणी कह रहे हैं, ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें हम आपके पास पदों के मध्य क्या था? बीच का जो अंतर होता है क्या होता है? समान। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा? अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत
पदों के मध्य अंतर समान होता है। आप कोई भी दो क्रमागत पद उठा लीजिए, उसमें आपके पास सबके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो ये है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर दो क्रमागत, अब मैं जीपी की बात करूं तो जीपी में क्या है, ऐसी आपके पास पद होंगे। यहाँ पर अब जब हम एपी की बात करें सब में डिफरेंस समान है, ठीक। जबकि जब हम जीपी की बात करते हैं तो उस टाइम पर दो क्रमागत आने वाले पदों के बीच का जो अनुपात होगा, क्या होगा, अनुपात जो होगा यानी रेशियो, तो वो क्या हो जाता है, समान। तो ये है समांतर श्रेणी वो गुणोत्तर श्रेणी, दोनों की दोनों है। तो आपके पास प्रोग्रेशन, आपके पास हम बोलते हैं कि वो क्या है, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी है, पर है ये भी क्या है, एक प्रकार के विशेष प्रकार के अनुक्रम ही है। यानी ये सीक्वेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत ही हम एपी और जीपी दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपके पास था एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बात बताया सीक्वेंस किसे कहते हैं, यानी अनुक्रम किसे कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं सीरीज, जिसे कहते हैं श्रेणी। देखिए दोनों में अंतर है आपके पास। इससे पहले जो मैंने आपको बताया एपी और जीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं श्रेणी, ठीक है। श्रेणी आपके पास, और ये क्या है, श्रेणी है। तो सीरीज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर आपके पास इफ़ A1 A2 A3 चलते हुए इज गिवन सीक्वेंस, अगर ये आपके पास कोई दिया हुआ क्या है, अनुक्रम है, ठीक है, कि आपके पास कोई दिया हुआ अनुक्रम है, तो इसके लिए देन, तो इसके लिए आपके पास हम बात करते हैं श्रेणी की। तो इस टाइम पर इन सब का जब हम योग द्वारा निरूपित करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे चलते हैं, ये कहलाएगा पर इज सीरीज फॉर गिवन सीक्वेंस। जो दिया हुआ आपके पास सीक्वेंस था उसके लिए क्या कहलाएगा, ये सीरीज कहलाएगा। यानी आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास श्रेणी, आपके पास श्रेणी कहलाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस प्रकार से, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो एक समेशन के रूप में भी निरूपित कर सकते हो। देखो समेशन, मैंने कहा इस सीक्वेंस, क्योंकि ये एक सम है तो इसको निरूपित करते मैंने लिखा ए के और के इक्वल टू 1 2। अब क्योंकि यहाँ तो चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास निरूपित कर रहा है इस सीक्वेंस के लिए ये सीरीज फॉर गिवन सीक्वेंस। अगर ये तो मैंने बताया आपके पास अपरिमित के लिए, ये आपके पास किस प्रकार की है, आपके पास सीक्वेंस तो है पर इनफाइनाइट है, यानी अपरिमित। अगर ये परिमित होती, मैंने कहा फाइनाइट सीरीज आपके सीक्वेंस दिया हुआ, फाइनाइट सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज, मैंने कहा A1 A2 A3 से चलते हुए कहाँ तक, केवल AN तक, ठीक है। तो ये तो इस टाइम पर ये आपके पास जो आपके पास है वो उसके फाइनाइट, ये आपके पास इनफाइनाइट था, ये बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इस टाइम पर ये जो सीरीज प्राप्त होगी ये भी क्या कहलाएगी आपके पास, ये भी क्या है, इनफाइनाइट ही कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी अपरिमित ही कहलाएगी। इस टाइम पर भी ये भी कहलाएगी इनफाइनाइट। पर अगर फाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब आपके पास जो अनुक्रम दिया है कोई फाइनाइट मतलब परिमित है, तो उस टाइम पर उसका जो सीक्वेंस, उसका जो सीरीज होगा इस प्रकार से AN, तो ये इस टाइम पर ये उसकी क्या हो गई, सीरीज कहलाएगी। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसका सीरीज कहलाएगा। और ये भी क्या होने वाली है, फाइनाइट यानी परिमित ही होने वाली है। और एक सिंपल सा है कि आपके पास इसको निरूपित करेंगे किस प्रकार से, समीशन K इक्वल टू 1 to N तक है और A K, तो इस टाइम पर ये बन गया आपके पास सीरीज। तो जो दिया हुआ आपके पास अनुक्रम होगा उसके लिए सीरीज करना है, तो हम क्या करेंगे, उन सभी उसके जो जितने भी पद हैं उन सबको योग के रूप में लिख लेंगे। लिखना है आपके पास, बाकी योग तो करना नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जब योग के रूप में लिख रहे हो तो आपके पास क्या कहला रहा है, आपके पास वो कहलाता है सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर कुछ नहीं, इसमें बस हम क्या करें, उसमें एडिशन और द्वारा निरूपित कर रहे हैं यहाँ पर अब उसमें, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब फिर दिमाग में आता है भाई कि ये प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या अंतर है। तो प्रोग्रेशन और सीरीज में थोड़ा सा अंतर आपके पास है। जैसे हिंदी में तो ये इसको पढ़ रहे हैं हम श्रेणी, वो कराएगा श्रेणी, मतलब श्रेणी मतलब आपके पास प्रोग्रेशन, ठीक। तो आपके पास जब हम कहते हैं आपके पास अनुक्रम, तो अनुक्रम तो होता है A1 A2 A3 A4 से लेते हैं AN, ठीक है। और जब हम उसके श्रेणी की बात करें तो हम उनको योग के रूप में व्यक्त करते हैं। और एक विशेष प्रकार का अनुक्रम,
क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। विशेष प्रकार का अनुक्रम क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी कहलाता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके अंतर्गत हम कर्मागत आने वाले पदों के मध्य किस प्रकार का संबंध आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास है जो टॉपिक, जो चैप्टर के नाम आपके पास है अनुक्रम और श्रेणी श्रेणी, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, ठीक। अब देखिए आपके पास हम कुछ प्रश्नों में आपके पास किसी सीक्वेंस के लिए यदि n पद दे दिए जाएं, nवां पद दे दिया जाए, तो किस प्रकार से हम उस सीक्वेंस को निकालेंगे, यानी उस आपके पास अनुक्रम को ज्ञात करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कुछ एग्जांपल्स में बताऊँ, देखो क्वेश्चन किस प्रकार के, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस के पहले 3 पद ज्ञात करने हैं जिसका nth टर्म्स हमें दिया हुआ है। nth टर्म को हम डेफिनेशन या व्यापक पद कहते हैं, क्योंकि उसके आधार पर हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किसी सीक्वेंस का nवां पद है और हमें क्या करना है, इसके पहले, इस सीक्वेंस के पहले 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एक पास कैसे करेंगे पास, तो यहाँ पर पास an इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि n जो है पदों की संख्या को निरूपित करता है, तो हम एक एक करके इसको, क्योंकि क्या है पहले 3 निकालना है, तो n का मान 1, 2 और 3 दिया जाएगा। देखो इफ n इक्वल टू 1, तो हम निकाल रहे हैं पहला पद, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी 7। इसी प्रकार से सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 दूने 4 और 5 9, और n इक्वल टू 3 तक ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले 3 निकालना है केवल, ठीक है। तो ये पास हो जाएगा a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 3 दूने 6 और 5 11, तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो जाएगा सीक्वेंस रहा होगा आपके पास 7, 9, 11 और ऐसे चलते होगा। ये आपके पास क्या हो गया, वो सीक्वेंस है जो हमें ज्ञात करना था। और अगर कहते हैं कि इसके लिए सीरीज निकालिए, तो सीरीज रहेगी आपके पास 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ऐसे चलते हुए। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया। और पहले 3 पद ये आए, रिक्वायर्ड टर्म्स जो थे 7, 9 और 11। अगर कहते हैं पहले 5 पद निकालिए, तो आपको n का मान 4 भी देना था और 5 भी देना था। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको इजीली ही कर सकते हो आपके पास, ठीक। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पास, देखिए क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 9.1 से आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास करना क्या है, जो पहले 6 प्रश्न हैं इन सब में, पहले 6 प्रश्नों सभी में आपके पास ये करता है प्रत्येक सीक्वेंस के लिए अनुक्रम की nवां पद दिया हुआ है और आपको प्रत्येक के लिए 5 पद निकालना है। तो मैं बता रहा हूँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके पास, देखो सबसे पहले तो ये आपके पास है, देखो इफ n इक्वल टू, पहले 5 निकाल, तो n इक्वल टू 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2। इसी प्रकार से n इक्वल टू 2 होगा सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार n इक्वल टू 2 है, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन, क्योंकि n का मान यहाँ रहेगा ना, तो ये आपके पास दिया हुआ था, इसमें n का मान पहले 1 रखा फिर 2 रखा, तो n इक्वल टू हो जाएगा, ये a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 3। n इक्वल टू 3 के लिए a3 प्राप्त होगा, वो होगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब 3/4। इसी प्रकार से n इक्वल टू 4 के लिए चौथा पद प्राप्त होगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 5, और लास्ट जो होगा n इक्वल टू 5 यानी a5 इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 1 यानी 5/6। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो जाएगा 1/2 पहला पद, दूसरा पद 2/3, फिर तीसरा पद 3/4, 4/5, 5/6 और ऐसे चलते हैं। ये आपके पास वो सीक्वेंस रहा होगा। तो सिंपल है, आपको nवां पद दिया है तो आपको बाकी पद निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं आपके पास इजीली, ठीक है। अब 5वां भाग देखिए आपके पास जो एक्सरसाइज का है, वो है आपके पास nवां पद ये है, तो इसके लिए आपके पास इसमें पहले 5 पद निकालना है। तो देखो पर इफ n इक्वल टू 1, पहला पद मैं निकाल रहा हूँ, मतलब पहला पद निरूपित होता है a1 और हम करेंगे क्या, -1 की पावर यहाँ रख देंगे 1 - 1 और इंटू 5 की पावर 1 + 1। तो देखिए 1 की पावर -1 की पावर में 1 - 1 0,
यानी -1 की पावर 0 और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25। पहला पद है 25। इसी प्रकार देखिए n इक्वल टू 2 के लिए a2 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर, क्योंकि यहाँ पर n रख की जगह रखना है 2, तो 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1, तो ये हो गया आपके पास -1 की पावर 1 और ये हो गया 5 का क्यूब, तो ये हो रहा है -125। इसी प्रकार से आपके पास तीसरे पद के लिए देखो क्या होगा, n इक्वल टू 3 के लिए a2, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने कहा -1 की पावर 3 - 1 और 5 की पावर 3 + 1, यहाँ पर n का मान कितना रख देना इसमें 3, तो ये हो रहा है -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो ये आपके पास हो जा रहा है, ये तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, यार 5 की पावर 4 कितना हो गया 625। ये कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही हम आपके पास आगे निकालेंगे n इक्वल टू 4 के लिए, ये 3 था, a4 यानी चौथा पद, -1 की पावर 4 - 1 और 5 की पावर 4 + 1 इक्वल टू, देखिए आपके पास है -1 की पावर 3। अब मुझे मालूम है क्योंकि ये विषम घात है इसकी -1 की, तो आना क्या है -1 आना, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो इस प्रकार से आपके पास हो रहा है, ये तो नेगेटिव तो इसके कारण आएगा, और 5 की घात 5 होता है आपके पास 31 25। तो इसी प्रकार से आप बाकी चौथा पद भी निकाल सकते हो और इजीली हम अनुक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास यानी आपके पास a1 हो गया 25, a2 हो गया -125 और a3 हो गया 625 और a4 प्राप्त हुआ -31 25। वैसे आप अगला पद भी निकाल सकते हो, आपके पास प्राप्त था a5 इक्वल टू होता है, क्योंकि ये पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगला क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और होगा 5 की घात 4 आपके पास। तो अब जैसे आप 5 की घात 5 है ना, तो हो जाएगा 5 की घात 6 मतलब 15,625। ये आपके पास उसके 5 पद प्राप्त हो गए। चाहे तो आप सीक्वेंस लिखना चाहो तो सीक्वेंस हो जाएगा। देखो अगर कहा जाता है कि सीक्वेंस भी निकालिए तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, अब मान लो सीक्वेंस होता है a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे चलते हुए, तो उसको रहा होगा आपके पास 25 - 125 625 -31 25 और लास्ट 15,625। तो ये इस प्रकार से आपके पास था इसका 5 और बाकी प्रश्न भी आपके पास क्वेश्चन सिंपल ही है, तो आप बाकी जो प्रश्न उनको कर सकते हैं इजीली। आपके पास किसी किसी में आपके पास कुछ व्यापक पद निकालने होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें सीक्वेंस का nवां पद दे दिया गया, ये है nवां पद, ठीक। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है a9 की वैल्यू। क्या निकालनी है a9 मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास दिया हुआ nth टर्म था an इक्वल टू -1 की पावर n - 1 इंटू n का क्यूब। तो इसमें रख देंगे क्या, क्योंकि मुझे 9वां पद चाहिए, तो n बराबर 9, तो a9 हो जाएगा -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9 का क्यूब। अब मुझे मालूम है ये हो रहा है -1 की पावर 8 जो कि क्या है सम संख्या है, और 9 की घात 3। तो देखिए जब भी आपके पास -1 की घात विषम होती है तब तो ऋणात्मक माइनस आता है, पर उसके आता है जब सम है तो क्या आता है पॉजिटिव। ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, केवल क्या बच गया 9 की घात 3, यानी 9 की घात 3 आपके पास मतलब 9 में 81 और 81 9 में आपके पास हो गया 729। तो ये आपके पास क्या मिल गया, आपके पास इस सीक्वेंस का 9वां पद आपको प्राप्त हो गया। तो किसी प्रकार के प्रश्न आपके पास एक्सरसाइज में हैं जिनको आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। तो आज आप इजीली हम क्या कर सकते हैं 9.1 एक्सरसाइज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एपी हमने थोड़ा सा 11th या 10th में भी पढ़ा है, इस बार हम उससे थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। इस बार हम आपके पास जोड़ देते हैं, उसमें आपके पास समांतर माध्य किसे कहते हैं उसको भी जोड़ेंगे आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास उसका रिवीजन हो जाएगा, और एक्सरसाइज जो इसमें होगी 9.2 उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके पास, ठीक। ओके।